बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा एनआरई 1 टेस्ट हुआ था, उसमें 200 एमसीक्यूज थे, तो उनकी थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यूज उठाई हुई थी उन पे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको गौर से करना है। सबसे पहले देखें, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद यूज ऑफ केरोसिन ऑयल। जो केरोसिन ऑयल होता है इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। केरोसिन ऑयल हम इसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ये एरोप्लेन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। इसमें ब्रोंकोनिमोनिया, इंसेफेलाइटिस, लिवर फेलियर या किडनी फेलियर, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। केरोसिन ऑयल का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्रोंकोनिमोनिया। पेशेंट इसमें केरोसिन ऑयल को स्प्रेड कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये अब्जॉर्ब हो जाए तो ये ब्रेन तक पहुंच सकता है, तो वहां पे इंसेफेलाइटिस भी करवा सकता है। ये लेट आए, लेकिन इसमें पेशेंट की मोस्टली डेथ हो जाती है, क्योंकि ये नमोनिया में पेशेंट नहीं बचता और ना ही इसका कोई एंटीडोट है। और केरोसिन ऑयल में ना ही हम गैस्ट्रिक इलाज करते हैं और ना ही चारकोल देते हैं, क्योंकि चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट है। और इसके अलावा मैकेनिज्म पूछते हैं चारकोल का, तो आप लोगों ने बताना है एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन करवाता है, किसी भी चीज को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। जो भी प्रेजेंट हो ये उसके साथ एडिशन करके एक्सक्रीशन में मदद देता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट्स इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एन इंफेक्शन ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में अगर इंफेक्शन हो गया क्या फीचर आ सकते हैं, तो आप लोगों ने देखना है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है ये सप्लाई करती है ब्रोकास एरिया और वन कीज एरिया को, ठीक है, ये याद रखना है। हेमिसेंसी लॉस ऑफ द फेस, हेमिसेंसी लॉस ऑफ द लोअर लिम्ब, लॉस ऑफ द स्पीच इन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, ब्रोकास वन कीज एफेजिया, हेमीपेरिसिस ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल अपर लिम्ब एंड फेस। जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, मैंने बताया है कि वर्नकीज और ब्रोकास एरिया को सप्लाई करती है। अगर यहाँ पे डैमेज हो जाए पेशेंट क्या करेगा, ना ही बोल सकेगा ना ही कुछ अंडरस्टैंड कर सकेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आएगा। और इसके अलावा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, इसका जवाब यही था इस एमसीक्यूज का, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच। और अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी डैमेज हो जाती है तो वो कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब में इन्वॉल्वमेंट होती है विद ब्लेडर, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लिए बेस्ट है, ठीक है। हेमिसेंसी लॉस ऑफ द लोअर लिम्ब कॉन्ट्रालैटरली, और इसके अलावा ब्लेडर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ब्लेडर इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ पेशेंट आएगा। नेक्स्ट देखें, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सेंसेशन इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। अगर जनरल सेंसेशन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पूछें तो आप लोगों ने क्या बताना है, ट्राइजेमिनल नर्व। जो जनरल सेंसेशन 2/3 ऑफ द टंग है वो ट्राइजेमिनल नर्व के पास है, ठीक है। अगर कहें आप लोगों को स्पेशल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, तो आप लोगों ने बताना है फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व जो कि कार्डा टिम्पैनी ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, जो सप्लाई करते हैं एंटीरियर 2/3 टंग। ये कंट्रोल करती है आपकी स्पेशल सेंसेशन को और टेस्ट सेंसेशन 2/3 ऑफ द टंग। अगर कहें 1/3 ऑफ द टंग पोस्टीरियरली, तो आप लोगों ने क्या बताना है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व कौन सी नर्व होती है, ये होती है आप लोगों की 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व। अगर टंग की के डेविएशन वगैरह का पूछें तो आप लोगों ने बताना है 12th क्रेनियल, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व, ये आप लोगों को क्या, अगर डैमेज हो जाती है तो क्या फीचर आएंगे, टंग की डेविएशन हो जाती है, ठीक है, इसी लेटरल होती है। और इसके अलावा वेगस नर्व जो है तो आप लोगों को पता है मोस्टली जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वेगस नर्व के जरिए ही कंट्रोल है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। और ये सारे जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है ये वेगस नर्व एब्डोमिनल सारा वेगस के पास है। नेक्स्ट देखें, द डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्ट विच टू स्ट्रक्चर इन द फेटल सर्कुलेशन। जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है किन स्ट्रक्चर्स में आपस में कनेक्टेड होता है, तो ये कनेक्टेड होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डिसेंडिंग एओर्टा, ये याद रखना है। क्योंकि जो हमारे राइट वेंट्रिकल यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लंग्स में जाती है, वहां से पल्मोनरी वेन आती है जो लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम उल्टा है। बाकी बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड होती हैं और वेन डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड है और वेन क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है। और जो
डक्टस अट्रियोसस होता है, बर्थ के बाद अगर ओपन रहे तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस अट्रियोसस, और ये 4 to 5 डेज के अंदर ये क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज नहीं होता तो इसमें हम एक ड्रग्स देते हैं एनसेड, जिसको हम इंडोमेथासिन कहते हैं। और अगर इसको ओपन रखना हो, हम ओपन रखते हैं ट्रांसपोजिशन ग्रेटर आर्टरीज में, अगर इसको ओपन रखना तो हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंड, ठीक है, जो वेजोडिलेटर का काम करती है। नेक्स्ट देखें, डैमेज टू द लंग थोरेसिक नर्व रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइंस। जो लंग थोरेसिक नर्व है ये आप लोगों को सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को। सेरेटस एंटीरियर मसल अगर डैमेज होता है, लंग थोरेसिक नर्व डैमेज होगी। और क्लिनिकल क्या फीचर मिलेंगे आप लोगों को, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसका फीचर है, लंग थोरेसिक नर्व के डैमेज का। और ये सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। ये तब डैमेज होता है जब हम मास्टेक्टमी करते हैं, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू आती है, मास्टेक्टमी में कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है अलग, तो आप लोगों ने क्या बताना है, लंग थोरेसिक नर्व। जो रिस्ट ड्रॉप आता है ये किसका फीचर है, रेडियल नर्व का फीचर है। लॉस ऑफ सेंसेशन इन द थंब, ये किसका फीचर है, मीडियल नर्व का। और एप हैंड किस में आता है, मीडियल नर्व में, ठीक है। और रिस्ट ड्रॉप रेडियल का था, और सैटरडे नाइट पाल्सी का अगर पूछे तो आप लोगों ने क्या बताना है, रिस्ट ड्रॉप, वो भी रेडियल का फीचर है, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप विद सैटरडे नाइट पाल्सी ये फीचर है रेडियल नर्व के। अगर अल्ना नर्व डैमेज होते तो उसमें क्या आता है, क्ला हैंड। The inability to abduct the arm beyond 15 degrees indicates injury to which nerve? Beyond 15 डिग्री का मतलब होता है 15 डिग्री के बाद, ठीक है। और काफी बच्चे यहाँ पे भूलते हैं, ठीक है, वो ये समझते हैं कि 15 डिग्री तक पूछ रहे हैं, लेकिन ये बियॉन्ड जो आ गया 15 डिग्री के पीछे, मतलब 15 डिग्री से आगे जो है वो, तो वो कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो बियॉन्ड 15 डिग्री से 90 डिग्री तक जो सप्लाई करती है वो होती है एक्सिलरी नर्व। यहाँ पे डेल्टोइड मसल का काम होता है, ये आप लोगों के शोल्डर को एबडक्ट करने में मदद देता है। जो 0 to 15 डिग्री है वो होती है कौन सी नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व। यहाँ पे जो मसल आता है सुप्रास्पिनेटस मसल आता है, 0 to 15 तक सुप्रास्पिनेटस मसल जो कि सुप्रास्कैपुलर नर्व से सप्लाई हो रहा है। जो 15 से ऊपर है 90 तक वो होता है डेल्टोइड मसल, एक्सिलरी नर्व उसको सप्लाई करती है, ठीक है। अगर इसे ऊपर पूछे आप लोगों से अबव 90 तो आप लोगों ने बताना है ट्रेपीजियस मसल जो कि उसकी नर्व है एक्सेसरी नर्व। अगर एक्सेसरी नर्व डैमेज होती है तो पेशेंट को क्या मिलेगा, श्रगिंग ऑफ शोल्डर होगी, ये क्लिनिकल फीचर। अगर मोर देन 100 का पूछे तो आप लोगों ने क्या बताना है, सीरेटस एंटीरियर मसल जो कि सप्लाई होता है लंग थोरेसिक नर्व से। नेक्स्ट देखें द स्टर्नल एंगल, एंगल ऑफ लुइस, ठीक है, एंगल ऑफ लुइस इज लोकेटेड एट विच वर्टिब्रल लेवल, ये किस लेवल पे लोकेटेड होता है, ये स्टर्नल एंगल जो होता है ये आप लोगों के मिनोब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में होता है। ये इसकी जो लेवल होती है T4 होती है, T4 to T5, ठीक है। अब यहाँ पे T5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ हम T4 को देखेंगे। मोस्टली जो लोकेशन होती है T4 होती है, और यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो यहाँ पे एक दूसरे से चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्च ऑफ योटा जो होता है वो किससे बनता है, असेंडिंग योटा से। असेंडिंग योटा आर्च ऑफ योटा में T4 की लेवल पे चेंज होता है। और इसके अलावा जो ट्रैकिया होता है, एक पॉइंट होता है क्रीना जो कि लेफ्ट राइट ब्रोनकस में कन्वर्ट होता है, वो क्रीना भी T4 की लेवल पे होता है, ठीक है। सेकंड इंटरकोस्टल रिब भी T4 की लेवल पे स्टर्नम के साथ अटैच है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10, ठीक है। डायफ्राम में 3 ओपनिंग होती हैं, एक T8 की लेवल, एक T10 की और एक T12 की, ठीक है। तो T10 की लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर गुजर सकती है, तो आप लोगों ने बताना है एसोफेगस। एसोफेगस के अगर आप लोगों ने वर्ड्स गिनने तो वो 10 बनेंगे, ठीक है, T10 की लेवल, तो 10 T10 से एसोफेगस गुजरेगी। और T10 की लेवल से और एक चीज गुजरती है, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और इसके अलावा वेगस नर्व, ठीक है। ये दोनों चीजें, एसोफेगस हो गया, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगी, और इसके अलावा क्या होता है, वेगस नर्व। अगर आप लोगों से पूछें T8 की लेवल, T8 जो होती है कैवल ओपनिंग, कैवल ओपन से इंफीरियर वेना केवा गुजरती है आप लोगों की। इसके अलावा फ्रीनिक नर्व, ठीक है, फ्रीनिक नर्व फीनियर वेना केवा, ये कैवल ओपनिंग T10 T8 से। अगर पूछे T12 लेवल से, T12 लेवल योटिक ओपनिंग हो तो यहाँ से योटा गुजरता है, थोरेसिक डक्ट गुजरती है, और एजेगस वेन गुजरती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज एग्जाम में आती है। विच आर्टरी इज द मेन ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर इन अडल्ट्स, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, ठीक है। हेड ऑफ द फीमर इन अडल्ट्स अगर पूछे तो आप लोगों ने बताना है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी।
अगर पूछें हेड ऑफ द फीमर इन चिल्ड्रन किससे सप्लाई होता है? ऑब्चुरेटर आर्टरी से। अगर आप लोगों से पूछें हेड ऑफ द ह्यूमरस अडल्ट हो चिल्ड्रन हो किस चीज से सप्लाई होता है? वो सप्लाई होता है आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी ब्रांच होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, समझ गए? विच आर्टरी रन्स अलोंग लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आती है, पिछले एनआरए में भी आई हुई थी। ये पेप्टिक अल्सर का केस है। विच आर्टरी रन्स अलोंग लेसर कर्वेचर, तो लेसर कर्वेचर जो आर्टरी गुजरती है वो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, लेसर कर्वेचर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द स्टमक फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डैमेज होती है। अगर पूछें स्टमक की पोस्टीरियर वॉल पे कौन सी आर्टरी गुजरती है, वो होती है स्प्लीनिक। ये भी पेप्टिक अल्सर में समटाइम पूछते हैं, परफोरेशन में स्टमक की पोस्टीरियर वॉल पे कौन सी आर्टरी डैमेज हुई होगी? स्प्लीनिक आर्टरी। और इसके अलावा पूछते हैं ड्यूडिनल अल्सर की मोस्ट कॉमन सेट फास्ट पार्ट ड्यूडिनम में अगर उसकी परफोरेशन होती है तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टेस्टिस फ्लोज डायरेक्टली टू विच लिम्फ नोड्स। टेस्टिस का जो लिम्फ नोड होता है कौन सा होता है? पैरायोटिक लिम्फ नोड होते हैं टेस्टिस के और ओवरीज के। ठीक है, ओवरीज और टेस्टिस दोनों की जो लिम्फ नोड होता है वो पैरायोटिक लिम्फ नोड होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू दोनों की आती है, ओवरी का कभी पूछ लेते हैं, कभी टेस्टिस का। इसके अलावा सम टाइम पूछते हैं वेजाइनल। वेजाइनल जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इंटरनल एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इलियक लिम्फ नोड है। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज आती है। कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल लीड्स टू। कार्पल टनल में अगर मीडियन नर्व डैमेज होगी तो ये किस साइड पे है? आप लोगों के लेटरल साइड पे है। ठीक है, ये लेटरल साइड पे फीचर आएंगे आप लोगों के। तो देखिए लास्ट ऑफ सेंसेशन है मीडियल साइड ऑफ द हैंड, ये तो अल्नर का फीचर है। लास्ट ऑफ सेंसेशन इन द लेटरल 3.5 फिंगर, ये फीचर है मीडियन नर्व का। ठीक है, ये मीडियन साइड, ये लेटरल साइड पे होती है ना। लास्ट ऑफ सेंसेशन ऑन डोर्सल ऑफ द हैंड, ये है रेडियल है। ठीक है, ये रेडियल है। ये अल्नर नर्व डैमेज होगी फीचर आएगा, ये मीडियन नर्व डैमेज होगी और ये रेडियल नर्व डैमेज होगी, ये फीचर आएगा। ठीक है, क्योंकि डोर्सल मतलब हैंड किससे प्ले होता है? रेडियल से। ठीक है, रेडियल आर्टरी होती है ये एनाटोमिक स्नफ बॉक्स में। स्नफ बॉक्स में मोस्ट कॉमन पूछते हैं कौन सी आर्टरी या बोन डैमेज होती है, तो उसमें एक रेडियल आर्टरी डैमेज होती है, उसके अलावा स्काफोइड बोन डैमेज होती है। ठीक है, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन इन द फोर आर्म, जिन्हें ये डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, ये तीन आप लोगों ने अच्छे से करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों ने आसानी से पिक करना है। मीडियल साइड अल्नर की है, लेटरल साइड जो है वो किसकी है? मीडियन की, और जो डॉर्सम ऑफ द हैंड ये रेडियल की है। ठीक है, डॉर्सम फोर आर्म हो हैंड हो, ये सारे किससे सप्लाई हो रहे हैं? रेडियल नर्व से। ये देख लें ब्रोकास एरिया एसोसिएटेड विद स्पीच प्रोडक्शन टिपिकली लोकेटेड इन विच लोब। जो ब्रोकास एरिया होता है आप लोगों को स्पीच प्रोड्यूस करे, ये कहाँ पे लोब होता है? ये इंफीरियर फ्रंटल गैरस में होता है। सामने वर्नकीज एरिया का पूछते हैं तो वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो होता है टेम्पोरल लोब में। इसके अलावा एक दो और एमसीक्यूज पूछते हैं, वो देख लें। ये आप लोगों की जो मेमोरी होती है वो टेम्पोरल लोब में स्टोर होती है, ये भी एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा अगर पूछे आप लोगों से शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर इन द, तो वो आप लोगों ने बताना है इंफीरियर फ्रंटल गैरस। अगर आप लोगों से पूछें लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर तो हिप्पोकैम्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बहुत फंक्शन होते हैं। ये इसके अंदर 10 न्यूक्लियाई होते हैं। 4 न्यूक्लियाई एंडोक्राइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आर्क्वेट, प्रियाप्टिक, सुप्राप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये आप लोगों ने देख लेना, यहाँ से एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज होते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन दिया हुआ नीचे, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन नहीं हो सकता, सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ये इसका फीचर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का। और इसके अलावा वो एंडोक्राइन के 4 जो न्यूक्लियाई हैं वो भी हाइपोथैलेमस का फीचर है। हाइपोथैलेमस के 10 न्यूक्लियाई हैं, हर का अपना फीचर है, लेकिन वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है। और इसके अलावा इसका काम जो क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, हंगर और थर्स्ट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरली responsible for regulation of autonomic function such as heart rate and breathing। हार्ट रेट और ब्रीथिंग का कंट्रोल मेन सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये एमसीक्यू बार बार आ रही है पास्ट में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया कि आप लोगों को ये जहन में आ जाए कि हार्ट और ब्रीथिंग जो मेन सेंटर है वो मेडुला ऑब्लांगेटा में है। द स्पेनिक कॉर्ड
एंड्स एट विच वर्टिबल लेवल इन अडल्ट। ये पिछले एनआरए में आई हुई थी, वो बच्चों के बारे में पूछा होता है, चिल्ड्रन के बारे में पूछा। यहाँ पे मैंने अडल्ट का पूछा है, तो अडल्ट के बारे में आप लोगों ने बताया जो वर्टिब्रल एंड होता है लोअर बॉर्डर ऑफ L1। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें L1 L2, ठीक है। अब ऑप्शन को उसके मुताबिक ही पिक करना है। अब L1 का लोअर बॉर्डर है ही नहीं, तो L1 L2 बेस्ट है। अगर पूछें चिल्ड्रन का, तो वर्टिब्रल जो एंड होता है उसमें आप लोगों ने स्पिनल कार्ड का एंड देखना होता है, तो वो होता है अपर बॉर्डर ऑफ L3। अपर बॉर्डर ऑफ L3 ये कौन सा होता है? स्पिनल कार्ड का एंड होता है बच्चों में। Which hormone is secreted by the adrenal cortex helps regulate sodium and potassium balance? एड्रेनल कोर्टेक्स से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो सोडियम पोटेशियम को मेंटेन करता है। वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। ये जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है, ठीक है। और जो कोर्टिसोल होता है ये जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है। और इसके एंड्रोजन जो आप होते हैं वो जोना रेटिकुलर से रिलीज होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट सारे एमसीक्यूज में आते हैं। Which of the following cells are responsible for producing antibodies? कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं? वो होते हैं बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, और मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। अगर बीटा सेल्स का ऑप्शन ना हो तो प्लाज्मा सेल्स आप लोगों लगा सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स जब कोई एंटीबॉडी मैक्रोफेजेस वगैरह टी सेल डिटेक्ट करते हैं तो मेमोरी से वो प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, फिर बीटा सेल्स वहां से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। जो टी सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, और इसकी जो मैचुरेशन होती है वो थैमस में होती है, ठीक है। ये याद रखना है, ये दोनों एमसीक्यूज आती हैं। बोर इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ विच फैक्टर ऑन हेमोग्लोबिन? ऑक्सीजन बेंडिंग एफिनिटी, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। बोर इफेक्ट में आप लोगों ने जो चीज मेन देखनी होती है वो पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल देखनी होती है, ठीक है। पीएच डाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन जो इफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की इफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये एक बोर इफेक्ट होता है। मेन उसमें बोर इफेक्ट में दो चीजें जैसे पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज, पीएच डाउन, और ऑक्सीजन की लेवल डाउन हुई होती है, लेकिन टिश्यू लेवल पे बॉडी कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन की इन्फिनिटी इंक्रीज कर देती है, इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड osmolarity एक्ट्स ऑन द किडनीज टू प्रमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए किडनी से कौन सा हार्मोन करवाता है? तो वो आप लोगों ने बताना है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हुआ होता है। जो एडीएच होता है ये आप लोग किडनी में दो जगहों पे एक्ट करते हैं, एक V1 पे और V2 पे। V1 वेसल्स पे होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और V2 जो होता है लेट पार्ट ऑफ डीसीटी, वहां पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, वहां पे पोरस होते हैं, वहां पे V2 रिसेप्टर्स होते हैं, उस पे एक्ट करके वाटर की ये रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। समझ आ गई? इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेजोरिटी ऑफ फिल्टर्ड ग्लूकोज एब्जॉर्ब्ड? मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन के किस हिस्से पे ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो सकता है? वो होता है पीसीटी पे, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो ग्लूकोज 100% अब्जॉर्ब होती है, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्ब होते हैं, और इसके अलावा लेक्टिडोज वगैरह 100% ये अब्जॉर्ब होते हैं, ये तीनों चीजें। Which ain is primarily responsible for the plateau phase of the cardiac action potential? जो plateau phase होता है, हम ये एट्रियल वेंट्रिकल के एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का फेज 2 होता है। यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और पोटाशियम का इफ्लक्स होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेटो फेज के लिए वो होती है कैल्शियम। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा अगर पूछे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए सबसे पहली चीज कौन सी होती है जो जिसका इन्फ्लक्स होता है? वो होती है सोडियम, ठीक है। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? दो टाइप से एमसीक्यूज आते हैं, या तो मिल्क प्रोडक्शन का पूछते हैं या मिल्क इंजेक्शन का। अगर मिल्क इंजेक्शन का पूछे तो आप लोगों ने बताना है ऑक्सीटोसिन, अगर कहें मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो आप लोगों ने बताना है प्रोलैक्टिन। ये दोनों डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। In response to low oxygen levels, the kidney secretes which hormone to stimulate red blood cells production? जब आप लोगों को लो ऑक्सीजन मिलती है तो किडनी क्या करती है? इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। किडनी के अंदर पीसीटी पे पेरी
ट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, पेरिट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करते हैं। जब लो ऑक्सीजन होती है तो वो क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हिपोक्सिया में होता है पेशेंट, हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, उनमें क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। द फ्रैंक स्टॉलिंग law of the heart states that an increase in diastolic volume, फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ कहता है कि अगर हम इंटरस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज करवा दें तो क्या चीज इंक्रीज होगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके, वो होते हैं इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। जितने इंटरस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल की कंट्रक्शन, तो जितनी ब्लड इजेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम के अंदर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या एक्साइटेटरी होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं। जो इनहिबिटरी होते हैं उनको हम गाबा कहते हैं, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, और जो एक्साइटेटरी होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, इसकी सब टाइप एनएमडीए रिसेप्टर भी होते हैं। A 45-year-old woman presents with muscle weakness that worsens with activity and improves with rest. She also has tosses difficulty chewing. Which neurotransmitter receptor is most likely affecting this patient? वो कह रहे हैं कि पेशेंट को मसल वीकनेस से एक्टिविटी के साथ बढ़ती है और रेस्ट के साथ इंप्रूव होती है, और इसके साथ टोसिस भी है। मस्कुलर वीकनेस विद टोसिस, तो आप लोगों ने क्या सोचना है, मैस्थेनियस ग्रेविस। तो मैस्थेनियस ग्रेविस में क्या होता है, एंटी स्टेलकुलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनते हैं, स्टेलकुलाइन होता नहीं है, तो क्या होगा, पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस होगी। तो इसका जवाब ऑप्शन है स्टेलकुलाइन रिसेप्टर, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी यही है, और ये एमसीक्यू पिछले एनआरए में आई हुई थी। और इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है पेरिडोस्टिगमीन। ठीक है, इसके अलावा थैमेक्टमी भी करते हैं, क्योंकि थैमोमा हाइपरप्लेजिया या थैमोमा भी होता है समटाइम, तो उसके लिए थैमेक्टमी भी करते हैं। ठीक है, थैमस को निकाल देते हैं। A 60-year-old woman presents with easy bruising, bleeding, gums, ठीक है, gums bleeding के पेशेंट को, poor wound healing है, she has limited fresh fruits, vegetables in her diet। तो किस चीज की डिफिशियंसी हो सकती है, अगर कोई पेशेंट गम ब्लीडिंग पोर वाउंड हीलिंग के साथ रहे, वो उसमें क्या होते हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए, उसमें विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, रिपेयर करता है छोटी छोटी वेसल्स को। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो ट्रिप्टोफैन होता है ये सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये विटामिन B3 होता है, उसको पे विटामिन B6 अटैक करता है, तो उसमें के बाद ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन बनते हैं। जो नियासिन है इसको हम विटामिन B3 कहते हैं, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए नियासिन की, तो इसमें प्लेग्रा आता है। प्लेग्रा में डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डेथ। और सैनिक एसिड जो होता है, सैनिक एसिड ये पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है। अगर मिस्टेकनली कोई इनटेक कर ले तो पेशेंट में गार्लिक ब्रीथ होती है। ठीक है, इसका पहचान, इसका हाल मर गई है, गार्लिक ब्रीथ। ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल, जो अमीनो एसिड्स होते हैं कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनमें होता है लेसिन, ल्यूसीन, एसोल्यूसिन एंड मैथ्योनिन। इसके अलावा और भी बहुत हैं, मुझे इतनी याद हुआ है, आप लोग भी इतनी याद कर लें। तो यहाँ पे जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो है लाइसिन, और ये बाकी जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज यही बार बार रिपीट हो रही है, इतनी एमसीक्यूज आती नहीं है ये। Which vitamin deficiency may present with peripheral neuropathy, dermatitis and anemia? आप लोगों ने देखा होगा न्यूरोपैथी, आपने टीबी की ड्रग पढ़ी होंगी, न्यूरोपैथी करवा रही है एक ड्रग, तो उसके साथ एक और विटामिन की भी डेफिशिएंसी होती है, वही विटामिन ये है, कौन सा, विटामिन B6। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डर्माटाइटिस करवाता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। और इसके लिए ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो तो ये साइटोप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। जो विटामिन ए होता है ये विजन के लिए जरूरत है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो नाइट ब्लाइंडनेस आता है। समटाइम्स इसका सोर्स पूछते हैं, वो कैरेट होते हैं। विटामिन B1 इसको हम थायमिन कहते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आप लोगों ने कहना है कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है या वनकिन एन्सेफेलोपैथी। विटामिन B12 आप लोगों को पता ही है, इसकी डेफिशिएंसी में गैल्वेलास्टिक एनीमिया करवाती है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इसमें न्यूरोलॉजिकल अपसेट्स आ रहे होते हैं, इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ठीक है, एमसीवी रेज्ड होती है और विद न्यूरोलॉजिकल फीचर। एमसीवी ओनली अगर रेज मिले तो आप लोगों ने सोचना फोलिक एसिड
ठीक है। अगर न्यूरोलॉजिकल अपसेट्स आ रहे हैं तो विटामिन B12 है। एमसीक्यूज देखें, ए यंग मैन प्रेजेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हेमोलिसिस triggered by stand for soya beans infections, a deficiency in which enzyme is most likely। मैं एमसीक्यूज को देखते ही कोई एक दो पॉइंट ऐसा मिल जाता है जैसे एमसीक्यूज मुझसे आसानी से पिक हो जाते, तो आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसे एक दो पॉइंट आप लोगों ने पिक कर लेने हैं। ठीक है। सोया बीन्स क्या करवाते हैं? सोया बीन्स हो, सल्फर ड्रग्स हो या एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन, ये क्या करवाते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट की डिफिशियंसी करवाते हैं। ठीक है। अनीमिया जॉन्डिस के साथ पेशेंट आता है और इसमें हेंस बॉडीज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है। और इसमें और क्या मिलता है? वाइट सेल्स मिलते हैं। ये इसके हॉलमार्क हैं सारे। विच एंजाइम इज डिफिशिएंट इन फिनाइलकेटोनुरिया? फिनाइलकेटोनुरिया में कौन सा एंजाइम डिफेक्ट होता है? उसके नेम से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंट होता है। फिनाइलकेटोनुरिया में अगर ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो ये टेरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं होता। अगर टेरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता फिनाइलकेटोनुरिया बनेगा तो इस पेशेंट किसके मोस्ट बॉडी ऑर्डर के साथ आएगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर होंगे पेशेंट को। ये सारे इसके फीचर हैं। ये एमसीक्यूज देखें, विच विटामिन एक्ट एज ए कोएंजाइम इन द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ अल्फा कैटोग्लूटारेट। अल्फा कैटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि आप लोगों की जो भी क्रैब साइकिल वगैरह उनके लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है और वो विटामिन है, उसका नाम है थायमिन, विटामिन B1। रेटिनोल आप लोगों को विटामिन E है और रेबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है। ये ज़रूरी होता है एटीपी सिंथेसिस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है। ये एटीपी सिंथेसिस करवाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है। और इसके मेटाबॉलिक पाथवे के लिए भी ज़रूरत है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए रेबोफ्लेविन की, ठीक है, ये विटामिन B2 है, तो इसमें पेशेंट में चिलेटिस होता है, ग्लोसेटिस होता है और इसके अलावा कोर्नियल वेस्कुलराइजेशन होती है। ये 3 फीचर है इसके। चिलेटिस होता है, आप लोग जो लिप हैं ये फट जाते हैं। ठीक है। इनकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। A 5-year-old girl present with difficulty breathing, snoring, and frequent mouth breathing. She also has a history of recurrent ear infections. Examination revealed enlarged adenoids. ठीक है। enlarged adenoids जो हैं, पेशेंट को recurrent इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो adenoids में recurrent इन्फेक्शन से आप लोग समझ रहे हैं इसका क्या इलाज करना चाहिए थे। इसको हम रिमूव करेंगे, एडिनोएक्टमी करेंगे। ठीक है। Which of the following is the main function of the paranasal sinus? Paranasal sinus जो होते हैं एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, इनका क्या काम होता है? ये इंक्रीज रेजोनेंस ऑफ वॉइस। ठीक है। पैरानेजल साइनस जो है वो कौन से हैं? फ्रंटल साइनस हैं, मैक्सिलरी हैं, एथमोइडल साइनस हैं और इसके अलावा कौन सा है? सफेनोइड साइनस है। ठीक है। ये 4 साइनस हैं। ये एमसीक्यूज देखें, ए 3-year-old boy presents with sudden onset of stridor, high fever है, drooling है, he is sitting upright, looks anxious। 3-year-old boy present sudden onset stridor, हाई फीवर है, उसको फीवर है क्योंकि फीवर जहां भी आप लोगों ने क्या सोचा? इन्फ्लामेशन सोचनी है। तो आप लोगों ने क्या बताना है इसमें? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस सडन ऑनसेट हुआ कि तो हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। अगर फीवर इसमें ना आता तो अब तब हम फॉरेन बॉडी लगा सकते थे। और इसमें जो एपिग्लोटिस है, इसमें जो इसका साइन आता है वो क्या होता है? थंबप्रिंट साइन। ठीक है। एक्सरे पे हमें थंबप्रिंट साइन मिलता है या हमें एमसीक्यूज आती है। अगर एपिग्लोटिस का काज पूछे तो आप लोगों ने बताना है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और जो क्रूप होता है ट्रैकुलिन जो ब्रोंकाइटिस होता है, इसका जो काज होता है पैरा इन्फ्लुएंजा होता है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन पे हमें मिलता है स्टीपल साइन। ठीक है। स्टीपल साइन, STEEPLE, स्टीपल साइन। ठीक है। A 40-year-old man presents with unilateral nasal obstruction, anosmia, and occasional blood streak. Nasal discharge imaging reveals a mass in the nasal cavity. ठीक है। ब्लड स्ट्रीक्ड है, डिस्चार्ज है और नेजल कैविटी में मैस नजर आए तो क्या हो सकता है? नेजल पोलिप हो सकते हैं। ठीक है। कोई वेट लॉस है नहीं जिसकी बिना पर हम मैलिग्नेंसी कंसिडर करें। डेविएटेड नेजल सेप्टम भी नहीं है। ठीक है। डेविएटेड हो तो उसमें कोई ना कोई एक्सरे वगैरह पे बताते हैं। ठीक है। A 35-year-old woman presents with frequent sneezing, nasal congestion, and clear nasal discharge, especially in the morning. She reports these symptoms worsen in the spring. पिच फीमेल है, उसको नेजल डिस्चार्ज और ये कंजेशन होती है नेजल, तो ये किस महीने में होती है? मोस्ट कॉमनली स्प्रिंग के महीनों में। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सोचना, खास महीने में अगर खास किसी दिनों में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो नेजल कंजेशन वगैरह, ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है।
तो ये क्या हुआ, एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस है, एलर्जी में हमेशा क्या मिलेगा, IgE मिलेगी आप लोगों को, और इसके अलावा एसिनोफिल्स रेज्ड मिलते हैं जब सीबीसी करते हैं। A 43-year-old diabetic presents with unilateral painless loss of vision. On examination, retina can't be seen. What is the possible management? क्या हो सकती है? यूनिलेटरल लॉस, पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो गया, डायबिटिक पेशेंट था, उसको अब हमने एग्जामिनेशन किया, रेटिनोस्कोप से रेटिना नजर ही नहीं आया, ठीक है। तो इसका क्या काज हो सकता है, विट्रस हेमरेज। विट्रस हेमरेज जब भी होता है, हम जो डायबिटिक पेशेंट में होता है, रेटिना नजर ही नहीं आता, इसमें क्या करेंगे, इसकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो है विट्रेक्टमी, ठीक है। बाकी फिको एमल्सिफिकेशन हम कैटरैक्ट में इस्तेमाल करते हैं। और जो पिलोकार्पिन है, पिलोकार्पिन का जो काम होता है, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डाउन करती है, यहाँ पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर नहीं है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिवर्टिकुलोसिस, मोस्ट कॉमन साइट डिवर्टिकुलोसिस की अगर पूछे तो आप लोग बताना सिग्मोइड कोलन, ठीक है। डिवर्टिकुलोसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम डिवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। ये अडल्ट में मोस्ट कॉमन पारेक्टल ब्लीड होती है। अगर बच्चों में पूछें पारेक्टल ब्लीड का, तो आप लोगों को माइकल डिवर्टिकुलम बताना है। और टर्मिनल इलियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ पे टाइफाइड का अटैक होता है, यहाँ पे पेयर पैचेस होते हैं, और टाइफाइड डॉर्मेंट करता है पेयर पैचेस में, ये भी एमसीक्यू हो जाती हैं। और जो डिडिनम है, यहाँ से आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, ये भी याद रख लें। मोस्ट कॉमन आईलेट ट्यूमर इज, आईलेट पे मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा हो सकता है, हम जो फेस के ट्यूमर होते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर लिप से ऊपर और लोअर लिप से नीचे। और अपर लिप से ऊपर होता है बेजल सेल कार्सिनोमा, और लोअर लिप से नीचे जो होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। पिछली बार एमसीक्यूज आई होती है एनआरए में, लोअर लिप पे कौन सा कैंसर हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और यहाँ पे आईलिड्स मतलब अपर लिप से ऊपर सारे हैं, ये अपर लिप्स हो सकता है, नोज, चीक्स, अपर लिप, ये सारे बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, जो इसका जवाब है बेजल सेल कार्सिनोमा। और ये मेलानोमा बहुत ही अग्रेसिव रेयर होता है, ठीक है, इसके बॉर्डर का पता नहीं चलता, इसमें एस जो 100 होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसका हाल मार्क है, इसमें सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। और जो अल्बिटस सिलेटिस है, मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन होता है कोविड-19 के बाद, जिसको भी कोविड-19 का अटैक होता है, ये उसके बाद अर्बिटल सिलेटिस देखा जाता है। ए चाइल्ड विद टर्न इन वर्ड आई, ए पॉजिटिव कवर टेस्ट, अगर कोई पेशेंट हो इनवर्ट आई ये पॉजिटिव कवर टेस्ट है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्राबिस्मस होता है, स्ट्राबिस्मस को हम कहते हैं कन्वर्जेंस स्ट्रेंट, ठीक है। पेशेंट जब किसी की तरफ देखता है तो वो उसकी नजर एक जगह पे नहीं होती, किसी और रुख होती है, ठीक है, ये वो स्ट्राबिस्मस होता है। विच नर्व इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट लिम्ब ऑफ द पिपिलरी लेट रिफ्लक्स, कौन सी ऐसी नर्व है जो पिपिलरी लेट रिफ्लक्स को कंट्रोल करती है, वो होती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये याद रखना है। लाइट रिफ्लक्स ऑप्टिक के पास है। जो ऑक्यूलोमेटर नर्व है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व, ये हमारे सारे मसल्स को सप्लाई करता है कि एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक को लैटरल रेक्टस को। ऑक्यूलोमेटर नर्व अगर डैमेज हुई तो पेशेंट में क्या मिलेगा, डाउन आउटवर्ड आई होगी, टोसिस होगा, और इसके अलावा क्या मिलता है आप लोगों को, मेड्रियासिस मिलता है, डिलेटरी प्यूपल। जो ट्रोक्लियर होती है, ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है, और ये सप्लाई करते हैं सुपीरियर अब्लिक को, ठीक है, SO4 सुपीरियर अब्लिक। इसका जो अगर ये डैमेज हो जाए तो पेशेंट को डिफिकल्टी होती है डाउन स्टेयर्स, और डिफिकल्टी इन रीडिंग द न्यूज़पेपर, ना ही न्यूज़पेपर रीड कर सकता है, ना ही ये सीढ़ियों से सही तरीके से उतर सकता है, ठीक है, ये इसका फीचर है। अब्ड्यूसन नर्व सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, ये प्ले करते हैं लेटरल रेक्टस को, ठीक है, ये लेटरली मूवमेंट देती है आई को। अगर ये डैमेज हो है, पेशेंट कांट मूव लेटरली, ठीक है, ये जो आई की मूवमेंट होती है वो मिडली डेविएटेड हो जाती है, ये याद रखना है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आती हैं, ये पूरी जो एमसीक्यूज मैंने ये चार नर्व बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आती हैं। इन डायबिटिक रेटिनोपैथी which type of retinal changes are considered proliferative? डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या चीज जो प्रोलिफरेटिव है, वो होते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट में पूछे रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी हो सकती है, वो क्या करवाती है, कार्टन वोल स्पॉट्स, कार्टन वोल स्पॉट्स ये फीचर होता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का। और डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स बनी होती हैं। एडल्ट ड्रग फॉर हाइपरटेंसिव हैविंग यूवेटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग,
अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, यूवेटिस के साथ है, जो यूवेटिस होता है ये आप लोगों के एरेथ्रोसिलरी बॉडी की इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर यूवेटिस है ये आप लोगों का कुरेड की इन्फ्लामेशन होती है। तो इसमें एक पेशेंट को क्या देंगे, एट्रोपिन। एट्रोपिन बेस्ट होती है यूवेटिस के पेशेंट के लिए। मर्क्यूरी इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द किडनी, ये मर्क्यूरी अगर कोई पॉइजनिंग हो जाए तो ये अब्जॉर्प्शन इसकी कहाँ से होती है, पीसीटी की लेवल पे होती है, ठीक है, ये याद रखना है। बैरियरफेगस डिफेक्ट बैरियरफेगस जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से होता है। बार बार रिफ्लक्स ऊपर जाएगा तो जो नॉर्मल एसोफेगस की एपिथेलियम है, नॉन केराटिनस स्क्विमस एपिथेलियम, वो कन्वर्ट जो होती है कलमना एपिथेलियम में, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बेस्ट बन रहा है कलमना मेटाप्लेजिया। A 45-year-old woman presents with fatigue, jaundice, labs show elevated bilirubin, alkaline phosphatase and antimitochondrial antibodies. Alkaline phosphatase अगर रेज मिल रहा है आप लोगों को, एंटीमिटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज मिल रही हैं, तो ये क्लिनिकल फीचर होते हैं किस चीज़ के, प्राइमरी बैलरी कोलेंजाइटिस के। इसमें इंट्राहेपेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है। जो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस होती है इसमें इंट्रा एक्स्ट्रा हेपेटिक बोथ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अगर हम समझेंगे कैसे, एएलटी एएसटी रेज होते हैं सिर्फ हेपेटाइटिस में, ठीक है, लीवर का अपना मसला। अगर लीवर के अलावा अगर कहीं पे और मसला हो रहा है तो उसमें क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट रेज मिलते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट अगर रेज मिले सीबीडी में मसला है, और इसके अलावा बोन में मसला है। दो चीजें सोच, बोन या सीबीडी। यहाँ पे बोन तो है ही नहीं, आप लोगों ने क्या सोचना है, अल्कलाइन फॉस्फेट रेज है, सीबीडी मसला। सीबीडी में यहाँ पे बैलरी ट्रैक्ट आया हुआ है कोलेंजाइटिस, और स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस आया हुआ है। जो एंटीमिटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी ये हाल मार्क होते हैं प्राइमरी बैलरी कोलेंजाइटिस, ठीक है। और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस जो होता है इसमें भी अल्कलाइन फॉस्फेट रेज होता है, ठीक है। पेशेंट में ये एनीमिया जॉन्डिस के साथ आया होता है, ठीक है, एज का फर्क है। जो प्राइमरी बैलरी होती है ये आप लोगों ने देखा होगा, ये 20 to 40 ईयर्स की एज में होती है, यंग एज में। और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस ये 40 to 60 ईयर की एज में होती है, बस एज का फर्क है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में एएसटी मोर देन एएलटी होते हैं, और इसमें मिलरी बॉडीज मिलती हैं, ठीक है। सिरोसिस आप लोगों को वैसे पता है, ये मोस्ट कॉमन किस चीज से, हेपेटाइटिस सी से होता है, ठीक है। लिवर एनडी हो जाता है सिरोसिस में। ए 60-year-old man with long standing history of hypertension presents with sudden onset chest pain radiating to his back. हाइपरटेंसिव पेशेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू हिज बैक। तो आप लोगों को मैं बताया था जो पेन बैक की तरफ रेडिएट होता है, गैस्ट्रिक पेन, दो ही चीजें हो सकती हैं, एओर्टिक डिसेक्शन या अक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं। यहाँ पे है अक्यूट पैनक्रेटाइटिस भी है और अक्यूटिक डिसेक्शन भी है, लेकिन इसमें फीचर नहीं है पैनक्रेटाइटिस के। तो क्या हुआ ऑप्शन बेस्ट जो हो सकता है, रेडिएट टू बैक, ये आप लोगों को अंदाजा बता रहा हूँ, तो वो आप लोगों को एओर्टिक डिसेक्शन आंखें बंद करके लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये देखना होता है, पेशेंट हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव है। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ है, मोस्ट कॉमन कॉज जो इसका होता है क्या होता है, एओर्टिक डिसेक्शन, जो कि एओर्टिक अब की जो ल्यूमेन होती है वो अब और लेयर बना लेते हैं प्रेशर की वजह से, ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन जो साइड पूछे हैं तो आप लोगों ने असेंडिंग एओर्टा। इसके अलावा जो दूसरी साइड होते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा बहुत रेयर होते हैं, मोस्ट कॉमन साइड असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, एओर्टिक डिसेक्शन में। और सामने पूछते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म का पूछे तो आप लोगों ने मोस्ट कॉमन काज उसका बताना है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और उसकी मोस्ट कॉमन जो काज साइट होती है वो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, ठीक है। उसमें पल्स स्टाइल मैच आता है, उसमें हम इनिशियल अल्ट्रासाउंड करते हैं, और इसके अलावा कंफर्मेशन के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, ठीक है। एओर्टिक डिसेक्शन में हम क्या करते हैं, बेस्ट जो करते हैं सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है, या एमआरआई करते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड है, एमआरआई देते हैं या सीटी स्कैन देते हैं। बस इतनी था जो खत्म हो गया, बाकी आगे हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है।